हमारे साथ आनंद राठी ग्रुप के को फाउंडर और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता जुड़ गए। गुप्ता जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एकदम परफेक्ट दिन आपको हमने बुलाया है और गोल्डमैन का टारगेट आया 20,500 का और सीएलएसए कह रहा है 21,850। तो मेरी तो बस उम्मीद है कि इन टारगेट्स के साथ साथ उनकी तरफ से बड़ा पैसा भी आएगा। ये पॉसिबल लग रहा है क्या? नमस्कार। सबसे पहले तो सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से पॉजिटिविटी है, ये मार्केट हमेशा सेंटिमेंट्स में जब चलता है तो पॉजिटिव बात में हमेशा पॉजिटिव होता है, और थोड़ा सा भी जर्क लेता है तो सब लोग नेगेटिव होते जाते हैं। तो जहां तक टारगेट का सवाल है, डेफिनेटली जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है इकोनॉमी में और जिस हिसाब से कंपनियां आगे अग्रसर हो रही हैं, और अगर हम अपनी कंपनियों की या अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को देखें और कंपेयर करें वर्ल्ड ग्रोथ से, तो एक आंकड़ा सामने बहुत क्लियरली आ रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी के बेस पे अपनी इकोनॉमी, भारतीय इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था डेफिनेटली ग्रोथ के पाथ पे है। आपने देखा होगा ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का जो आंकड़ा समझ में आ रहा है 5.9 से 6.1, 6.2, तो डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। जबकि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज का अगर ग्रोथ को देखें तो काफी चैलेंजेस हैं। कहीं पे 1-1.5%, कहीं पे 2%, कहीं पे नील ग्रोथ की बात चल रही है। तो आई थिंक ये दर्शाना शुरू कर दिया है कि वेरी क्लियरली इंडिया एक ऐसी डेस्टिनेशन बन रहा है जहां पे इस साल और अगले साल ग्रोथ रहेगी। और अगर ग्रोथ यहाँ है तो कंपनियां ऑटोमेटिकली ग्रो करेगी, और कंपनियां ग्रोथ करेगी तो वेरी क्लियरली जो टारगेट अभी आपने बताए, चाहे वो गोल्डमैन सैक्स के हो, चाहे वो सीएलएसए के हो, आई थिंक उनको मेट करने में कोई मुश्किल नजर नहीं आती। समय कितना लगेगा ये एक विषय की बात है। जैसा हम सब जानते हैं कि इस मार्केट में सेंटिमेंट्स भी इफेक्ट करता है, और कई दूसरे मुद्दे कई बार सामने आते हैं जो कि जियोपॉलिटिकल रीजंस के कारण इस मार्केट को इम्पैक्ट करते रहते हैं। तो वो एक उतार चढ़ाव बाजार देख सकता है, बट वेरी क्लियरली लॉन्ग टर्म सिनेरियो दिखता है कि मार्केट ऊंचाई की ओर ही जाएगा। अच्छा प्रदीप जी, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार स्पेशली आप मार्च के बाद से स्पेशली ड्यूरिंग दिस वॉर जोन, इन इन्वेस्टर्स ने अपना कॉन्फिडेंस काफ़ी दिखाया। मोर और लेस हमने जो चैनल पे व्यू शेयर किया, बात करी, वो पॉजिटिव थे। एफआईज का पैसा जब भी अगर आप देखें एग्जिट हुआ, डीआईएस ने भर के लिया। रिटेल पार्टिसिपेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। इनफैक्ट सितंबर के शुरुआत में जो हमने रिटेल की पोजीशंस देखी, डीआईएस की पोजीशंस को देखी, वो काफ़ी हद तक लॉन्ग थी। नवंबर में आते आते भी थी, और नवंबर में आते आते ये अच्छी बात हुई कि एफआईज भी लॉन्ग हो गया था। अभी क्या ऐड करने लायक और है? आई मीन आप देखिए पीएसयू बैंक्स को देख के थोड़ा बहुत लग रहा है कि क्या ये थोड़ा सा ओवर एग्रेसिव हो रहा है? नो, नॉट एग्जैक्टली। रोज नया हाई लगा रहा है इंडेक्स। ऐड करने के लिए फ्रेश आपको वैल्यू कहाँ नजर आ रही है? आई थिंक अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है। अभी पिछले 2 साल में जो यहाँ के निवेशकों ने कमाया और जो कॉन्फिडेंस बाजार में दिखाया है, उससे ये फ्लो कंस्टेंटली आ रहे हैं। और अगर आप डोमेस्टिक फ्लो में इवन सिप का शेयर देखें म्यूचुअल फंड की तरफ, तो वो इतना बड़ा हो गया है कि वो सिप का फ्लो इटसेल्फ ही मार्केट को काफी बड़ा सपोर्ट कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअस बेसिस पे देता रहेगा। राइट। रही बात एफआई का, एफआई फ्लो इतना बड़ा आउटफ्लो होने के बावजूद भी इन बाजारों पे कोई बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट नहीं आया, जो कि एक्चुअली स्ट्रक्चरल चेंज हम महसूस कर रहे हैं इस साल में। जो पिछले सालों को अगर हम कंपेयर करें तो ऐसा नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बाजार पूरा स्ट्रक्चरल चेंज वाले मोड में निकल गया है, और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के निवेशक निवेश करने को तैयार हैं, यहाँ के निवेशक पॉजिटिव हैं, यहाँ के निवेशकों के पास पैसा है इन बाजारों में लगाने का, और कमाई की आगे लालसा है। और फॉर्चुनेट बात यह है कि यहाँ की सारी कंपनियां ग्रो कर रही है। अभी जो रिजल्ट हमने सेकंड क्वार्टर के देखे हैं, टॉप लाइन कॉन्स्टेंटली ग्रो हुआ है। हाँ जरूर, हम लोगों ने बॉटम लाइन में कई कुछ एक सेक्टर को छोड़ दें तो कुछ एक सेक्टर में थोड़ा सा चैलेंज दिखा, बट बाकी के ऑन एवरेज सेक्टर में भी प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस हाई थी, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था। पर ग्रेजुअली वो आई थिंक इंप्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ग्रोथ दिखने को मिल रही है, तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है कि ये आगे कौन सा सेक्टर चलेगा, आई थिंक मेरा ये मानना है कि अभी भी
फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर जो पीछे काफी सबड्यूड था, जिससे लोग डरे हुए थे, वो कॉन्स्टेंटली ग्रो करेगा। क्योंकि जो हम कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं, आई मीन जो ग्रोथ हमने को देखने को मिली है, ऑलमोस्ट 16% से क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं कैपिटल में। तो आई थिंक दैट काइंड ऑफ ए ग्रोथ इज गोइंग टू सस्टेन। आई मीन इवन इफ आई से कि बेस लेवल से हम कंपेयर कर रहे हैं तो काफी ज्यादा है, बट आई थिंक टू माय माइंड 12 से 13% की 14% की क्रेडिट ग्रोथ कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है और ये रहेगी। तो इस तरह की ग्रोथ में फाइनेंस कंपनियां और बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू डू वेल। और उनकी जो निम है, जो कि हम बोलते हैं रिटर्न्स हैं, वो कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा मानना है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव हुआ है पिछले 2 सालों में, जितना भी एनपीए का साइकिल था वो जितना होना था वो हो गया, नए एनपीए क्रिएट नहीं हो रहे। तो आई थिंक ये सेक्टर डेफिनेटली कांस्टेंट वर्क करता रहेगा और कांस्टेंट ग्रोथ के पाथ पे जाएगा। दूसरा सेक्टर आप देख सकते हैं कैपिटल एसेट्स के मामले में, और तीसरा सेक्टर देख सकते हैं कंज्यूमर के मामले में, क्योंकि ऑल पॉजिटिविटी आ रही है, कांस्टेंट ग्रोथ आ रही है। तो ये सारे सेक्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है काफी ग्रोथ करेगा। इन सर्टेन सेक्टर, इन सर्टेन कंपनीज वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड सीइंग दैट कैपेक्स साइकिल किक इन हो गया है। इन्वेस्टमेंट्स टूवर्ड्स फ्यूचर ग्रोथ के लिए कैपेक्स में आना शुरू हो गया है। तो ये सब दर्शा रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, चाहे वो निवेशकों में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स में हो, जिनको की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस लेवल पे पहुंच गया और फ्यूचर अच्छा दिख रहा है, कांस्टेंट टॉप लाइन ग्रोथ हो रही है, तो उनको फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कैपेक्स साइकिल को किक इन करना शुरू किया, कैपेक्स प्लान शुरू कर दिए और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक ये पॉजिटिव सेक्टर वेरी क्लियरली सामने नजर आ रहा है। ओके, चलिए हर्षदा, 10-15 मिनट के लिए बाहर गया था मैं, और मार्केट में जबरदस्त इस समय मूव, ब्रेकआउट, तगड़ी तेजी। और बैंक निफ्टी तो देखिए क्या वो एक ज़बरदस्त लेवल 42,850। मैं थोड़ा सा नर्वस था सुबह की, वो जो हमारी बैंक निफ्टी की एक ये व्यू था कि 44,000 की तरफ वहाँ जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन क्लियरली मार्केट ऑब्लाइज करने के मूड में है। और ये मार्केट कुछ कह रही है, अब इस समय जो मूव आ रहे हैं, ये मार्केट ये कह रही है कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आज मिनट्स में क्या आने वाला है। या तो ये मान के चल रही है कि मिनट्स बहुत ही डविश आने वाले हैं, या ये मान के चल रही है कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता मिनट्स में क्या आएगा, क्योंकि वो कहानी हो चुकी खत्म। और बैंक निफ्टी में तो ज़बरदस्त तेज़ी देखिए, 42,843। मैं ऑप्शंस के कुछ आंकड़े देख रहा था, इस समय जो बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स हैं उनकी क्या ज़बरदस्त पिटाई हो रही है। 200%, कुछ स्ट्राइक्स में 300% तक का ऑप्शन प्रीमियम में जंप हो रहा है। 42,700 की कॉल, 42,800 की कॉल, 42,800 की कॉल अब ओपन हो रही है। ऑलमोस्ट 230% का जंप है यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में, और 400 पॉइंट हम ऊपर है, और अभी तो लास्ट का आधा घंटा बाकी है। यहाँ पर अगर एक और पुश मिला बैंक निफ्टी को, गया ये 43,000 की तरफ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल का जो गैप मिलता है उसमें यहाँ पर क्या होगा। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इस समय मूव आ रहा है। सॉरी, मैं उस चर्चा से डाइग्रेस कर गया क्योंकि इतना बड़ा मूव दिखा मैंने। अनुज, इनफैक्ट जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले हैं, और आज का ये मूव उस दिन भी आ रहा है जहां पर गोल्डमैन सैक्स या एलआईसी की तरफ से बहुत अग्रेसिव टारगेट्स आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कम से कम 2,200 पॉइंट या फिर 3,500 पॉइंट तक की रैली देखने को मिलेगी। तो कुछ दिन पहले जो हम चर्चा कर ही रहे थे कि वो ब्रिक्स में भारत कितना चमकता हुआ दिखाई देगा, वो इनफैक्ट इन नंबर्स या इन टारगेट से क्लियरली कोरिलेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, बस ये जब टारगेट्स एमएनसी रोक इसका आते तब मुझे बस डर लगता है। मैं कि ये आपको याद होगा क्रिस वुड साहब ने एक टारगेट निकाला था 1 लाख सेंसेक्स का, हाँ। उस दिन मार्केट टॉप बनाया था, और वो काफ़ी टाइम तक उसके बाद आया नहीं था मार्केट में। तो ये थोड़ा सा एक डर लगता है। लेकिन हाँ, ये कि अब एक ऑब्वियस चीज़ बन गई, बस एक चीज़ है कि 20,500 या 21,800 पर आप चले जाएंगे, उस समय निफ्टी की वैल्यूएशंस क्या होंगी, क्योंकि ये वाला भी जो अर्निंग्स गया है हर्षदा, इसमें भी अर्निंग्स डाउनग्रेड्स ज़्यादा थे, अर्निंग्स अपग्रेड्स कम थे। आप ये बात मान लीजिए, इस समय हम इंडियन मार्केट का जो पी मल्टीपल है वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पर है। वो एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन टीना फैक्टर काम कर रहा है। एक इंडिया एक इन्वेस्टेबल मार्केट है, इसके लिए यहाँ पर वैसा आ रहा है। इनफैक्ट इस फैक्टर को भुनाने के लिए फिर प्रदीप, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो नया पैसा हर रोज भारतीय रिटेल निवेशक तैयार हो रहे हैं और पैसा लगाने के लिए, वो आप किस तरफ कमिट करें? क्या कुछ नए आइडियाज हैं? जो आपने कैपेक्स की बात की, जो आपने बैंकों की बात की, ये यूजुअल एरियाज हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिलती है और पैसा कमिट होता है, लेकिन क्या कुछ अलग हटके आप लोगों ने पिक किया है क्या इस समय? इसमें 2 बातें हैं। आई थिंक अब जैसे जैसे बाजार, आपने बिल्कुल सही कहा कि बाजार ऐसे लेवल पे चल रहा है और कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहा है,
तो आपको हमेशा निवेश के लिए सेक्टर्स, निवेश के लिए नई थीम, निवेश के लिए नया स्टॉक देखना पड़ेगा, जहां पे वास्तव में कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है, जहां पे वास्तव में टॉप लाइन के साथ साथ बॉटम लाइन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रहा है या रिकवरी पाथ पे आ रहा है बॉटम लाइन में। तो आई थिंक वो एक कांस्टेंट वर्क है, वो कांस्टेंट चलता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि साइमल्टेनियसली जो आप देख रहे हैं, ये 3 बड़े मुद्दे कॉन्स्टेंटली वर्क करते रहेंगे। उन 3 बड़े मुद्दों में स्टॉक स्पेसिफिक हियर एंड देयर जहां पे कम देखने को मिल रहा है वो होगा। जैसे अभी मैंने बात किया कैपिटल गुड्स या कैपिटल से रिलेटेड जितने भी निवेश हैं, वहां पे बजाय मशीनरी के कैपिटल रिलेटेड एंसिलरीज में पहले प्रोबेबली तेजी आ सकती है और वहां पे पहले सिचुएशन बिल्ट हो सकती है, तो वहां पे गेन देखने को पहले मिले। फिर ग्रेजुअली यू गो टू मशीनरी, बिकॉज वहां पे भी मशीनरी बिक के मन के बिकना और वहां पे ग्रोथ आना इज गोइंग टू बी ए चांस। उसका फिर काउंटर इम्पैक्ट जिस सेक्टर के लिए वो मशीनरी बन रही है या जो कैपेक्स लग रहा है, वहां पे प्रोडक्शन की कैपेसिटीज यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे और कैपेसिटीज के साथ साथ प्रोडक्शन निकलेगा तो और ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक साइकिल है। सो ग्रेजुअली यू हैव टू स्टार्ट मूविंग विद द साइकिल। कौन से साइकिल पर आप हैं? आई थिंक एज ऑन टुडे अगर अपन देखें तो इस साइकिल के एक इनिशियल स्टेज पे हैं, जहां पे कुछ एक सेक्टर में निवेश आना शुरू हुआ है, कुछ एक सेक्टर में लोगों ने प्लानिंग करनी शुरू हुई है, कुछ निवेश टुवर्ड्स कैपेक्स साइकिल में जाना शुरू हुआ है। और कैपेक्स में जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कंपनियां हैं, उसमें उनकी एंसिलरी जो कैपिटल गुड्स को बनाती है या मशीनरीज को बनाती है, वो कंपनियां ज्यादा देखने को मिलेगी। एक बात बताइए प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। ये इस समय मार्केट में आपको कोई रिस्क लग रहा है? क्योंकि इस समय इतनी तेजी है कि हम सब बातें मतलब यही पूछ रहे हैं कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ थ्रेट है, शायद ये पूछ नहीं रहे हैं इस समय। तो कोई एक आपको लग रहा है रिस्क फैक्टर? देखिए, ऑन ए डे टू डे बेसिस पे अगर इस मार्केट में हमें देखें तो डेफिनेटली वॉलेटिलिटी है और रिस्क है। और सबसे बड़ी रिस्क है आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की। दूसरी बड़ी रिस्क है वर्ल्ड ओवर जो जिस तरह से रिसेशन की बात हो रही है और जिस तरह से इन्फ्लेशन से रिसेशन की क्रिएशन की बात हो रही है, तो वो इकोनॉमीज किस तरह बिहेव करेंगी, उन इकोनॉमीज में पहले अपसाइड में या रिकवरी पाथ में कितना लंबे समय लेंगी। क्योंकि वर्ल्ड ओवर हम इवन एलिनिएट हो जाएं, बट उनका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो हमारे यहाँ पे भी आएगा। फॉर एग्जांपल, जो यहाँ पे प्रोडक्शन है, इंटरनल डिमांड और कंजम्पशन के रिलेशन में तो डिमांड बढ़ रही है तो कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो डिमांड आएगी, डिमांड आएगा तो प्रोडक्शन सस्टेन होगा। बट जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, वहां पे डेफिनेटली चैलेंजेस हैं, और वो चैलेंजेस कितने समय के लिए चलेंगे ये एक देखने का मुद्दा है। किस तरह से हमारी वेरियस करेंसी लेवल पे करेंसीज बिहेव करेंगी, वो एक देखने का मुद्दा है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसको कि मैं मानता हूं एक रिस्क फैक्टर है, और उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा, वहां क्या चल रहा है और वहां कैसे होगा। बट इन सब रिस्क फैक्टर्स को देखते हुए हमें अपने आप को कॉन्स्टेंटली विजिलेंट रहना पड़ेगा। बट इफ आई वुड से एनी लॉन्ग टर्म जो 3 से 5 साल इन बाजारों में निवेश कर रहा है, इन बाजारों को देख रहा है, तो वो इसको देख सकता है एंड लॉन्ग टर्म बेसिस पे डेफिनेटली पॉजिटिव रह सकता है। बट अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिए या देखता है तो ही हैज टू बी वेरी वेरी कॉशियस, एंड एक कॉशियस प्ले अप्रोच रखनी पड़ेगी उसको, क्योंकि ये सारे सेक्टर किसी भी समय बाजार को एक बार के लिए छोटा मोटा झटका दे सकते हैं। गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपसे आगे फिर मुलाकात। थैंक यू हर्षदा, थैंक्स अ लॉट।